हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि जितनी भी सीरीज अब तक आप लोगों ने देखी है सीरीज अचीवर के पार्ट्स में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया है एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आज से सीरीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत सिंपल सी एक चीज समझा चुका हूं कि कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है ये भी टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। एंड अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको याद हो, अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम प्राइमरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है या कैरेक्टराइज किया जाता है by the secretions of gamete and the secretions of female sex hormone progesterone and estrogen. So इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, मींस ओवरीज को। डायग्राम आपके सामने है और बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो और चीजें भी आपको बहुत इजीली समझ में आए। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस ओवरीज। बट अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन अपने व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूंगा, वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरीज, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मींस ओवरीज एंड मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और एक चीज आप जानते हो कि टेस्टिस का लोकेशन जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। बट ओवरीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ओवरीज को टेम्परेचर वेरिएशन नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले ओवरी के इंट्रोडक्शन से, फिर कवर करेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो ओवरीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एज इट प्रोड्यूसेस गैमेट ओवा एंड सीक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ओवरी का शेप, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम शेप कवर करेंगे, लोकेशन कवर करेंगे एंड अटैचमेंट कवर करने वाले हैं। तो शेप ओवरी को ओवरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका शेप ओवल होता है। एंड अगर मैं ओवल शेप को कंपेयर करूं तो इट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ एग और इट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ आलमंड्स। ओके, तो यहां पे मैंने शेप को आलमंड शेप मेंशन किया है क्योंकि ये एक ओवल शेप को डिस्क्राइब करता है। एंड इस आलमंड शेप की ओवरी को अगर हम मेजर करें तो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस के बेसिस पे बहुत इजी कैलकुलेशन है 3:2:1, विच मीन्स कि 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस। तो डायमेंशन बहुत इजी है, 3:2:1। एंड ये जो मेजरमेंट है ये इंडिकेट करता है कि ओवरी की लेंथ या ओवरी का इंटायर मेजरमेंट टेस्टिस से छोटा है। क्योंकि टेस्टिस आपने पढ़ा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के डिस्क्रिप्शन वीडियो में, आपने ये चीज पढ़ी थी कि जो टेस्टिस का लेंथ है दैट लेंथ इज अबाउट 4 सेंटीमीटर मिनिमम और यहां पे लेंथ इज अबाउट 3 सेंटीमीटर। ओके, अब बात आती है लोकेशन की। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकेशन मेल एंड फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बहुत अलग है। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस ओवरीज का लोकेशन है इन द लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी तो आप जानते ही हो, एब्डोमिनल कैविटी में भी लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अगर लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को आइडेंटिफाई करना हो तो जहां पे किडनी का लोकेशन होता है बिल्कुल वहीं पे फीमेल में ओवरीज का लोकेशन होता है। तो लोकेशन वाइज बहुत सिंपली इसको आपको याद रखना है, इट इज लोकेटेड लोअर रीजन ऑफ इन द लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड नियर द किडनी। ये एक हॉलमार्क है,
एक आइडेंटिफिकेशन है जहां पे आप एग्जैक्टली मार्क कर सकते हो लोकेशन ऑफ ओवरी को। अब बात आती है इसके अटैचमेंट की। अब एक कॉमन सेंस की बात है ना कि ओवरीज का लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में है, एंड एब्डोमिनल कैविटी मींस एन एम्प्टी कैविटी, यानी किसी भी एम्प्टी स्पेस में अगर आप कोई ऑर्गन प्लेस करोगे तो उस ऑर्गन की अटैचमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर ऑर्गन्स की अटैचमेंट नहीं होगी तो ऑर्गन्स का एंकरेज नहीं बनेगा। एंकरेज का मतलब फिक्स्ड नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा अपने प्रॉपर पोजीशन पे। एंड ओवरी के साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि अगर आप बॉडी के इस साइड को कंपेयर करो या इस साइड को सिर्फ समझो तो ये आपकी बॉडी का डॉर्सल बॉडी वॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस चीज को ऐसे शो करूं, ओके, तो ये वाला जो वॉल है ये आपका डॉर्सल बॉडी वॉल है, ठीक है। और यहां पे सपोज ओवरी प्रेजेंट है तो एक अटैचमेंट तो आपको यहां चाहिए, यानी इस डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैचमेंट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक अटैचमेंट इसका यूट्रस की तरफ चाहिए, क्योंकि यहां पे यूट्रस प्लेस होता है ना। एंड एक अटैचमेंट ओवरी के जस्ट बैक साइड पे चाहिए। मान लीजिए आप फ्रंट व्यू से मुझे देख रहे हैं और ओवरी का लोकेशन फ्रंट पे अगर आप देखें इस मार्कर की तरह, तो फ्रंट पे तो आपको मालूम चल रहा है कि इस साइड का जो अटैचमेंट है वो है डोर्सल बॉडी वॉल की तरफ, और इस तरफ जो अटैचमेंट मिल रहा है वो टुवर्ड्स द यूट्रस है। बट एक अटैचमेंट ओवरी के बैक साइड पे भी होता है जो कि इसको अटैच करता है विद द पेल्विक रीजन और विद द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल मतलब जो पेल्विक गर्डल आपका बोनी केज है उससे भी अटैचमेंट होता है ओवरी का। तो उस अटैचमेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, जो डॉर्सल बॉडी वॉल की तरफ अटैचमेंट है ये एक लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। अब एनसीईआरटी में ये डायग्राम मेंशन है या किसी भी रेफरेंस बुक में जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी स्टडी करते हो तो इस स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द पार्ट विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओवरी विद द डॉर्सल बॉडी वॉल, एंड इस पार्ट को बोलते हैं मीजोवेरियम। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, मीजोवेरियम विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द ओवरी विद द डॉर्सल बॉडी वॉल, ठीक है। एक अटैचमेंट तो ये हो गया। दूसरा अटैचमेंट होगा आपका पेल्विक गर्डल की तरफ, यानी वो अटैचमेंट जो कि इसे पेल्विक बोन से अटैच करेगा। जो पेल्विक बोन से इसको अटैच करना है तो पेल्विक बोन पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स को यूज किया जाता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ ओवरी। सस्पेंसरी इसलिए क्योंकि जब आप मूवमेंट करोगे तो सस्पेंशन डेवलप होगा। सस्पेंशन का मतलब होता है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। जैसे आपके मोटर बाइक्स में शॉकर्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही ये अटैचमेंट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड द थर्ड वन इज अटैचमेंट विद द यूट्रस, और यूट्रस से वैसे तो एक अटैचमेंट ऑलरेडी है दैट इज फेलोपियन ट्यूब, बट फेलोपियन ट्यूब एक मस्कुलर ट्यूब है, एक एपिथेलियल ट्यूब है, तो उस ट्यूब से ज्यादा अटैचमेंट लिगामेंट्स का इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 अटैचमेंट्स ओवरी को स्टेबल करता है, फिक्स्ड करता है इन द लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ओवरी। नाउ वी विल डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो एक चीज बिल्कुल आपको समझ के चलना है, internal structure of ovary and internal structure of testes, these two are the key topics for the board examination। तो internal structure of testes हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे internal structure of ovary। so internal structure of ovary क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओवरी में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एंड दिस डायग्राम इज
sufficient to cover the entire internal structure of ovary. So इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस ओवरी को एक सॉलिड ऑर्गन माना जाता है क्योंकि ये आलमंड शेप जो ऑर्गन है इट्स अ सॉलिड ऑर्गन। एंड ये पूरा जो ओवरी है, ये पूरा जो सॉलिड ऑर्गन है, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो पूरा आप नेटवर्क देख रहे हो, ये पूरा जो बंच है, इस पूरे बंच को मैं सिर्फ एक नेम से मेंशन करना चाहता हूं एंड दैट नेम इज स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस इज स्ट्रोमा पोर्शन, स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो एक एक चीज बहुत इजीली आपको समझनी है ताकि इंटरनली आप एक बार अगर एनाटॉमी समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए, तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए भी एज वेल एज नीट प्रिपरेशन के लिए भी। तो ये जो पूरा स्ट्रोमा है कनेक्टिव टिश्यू का, ये पूरा जो बंच है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक, स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को कवर करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच इज नोन एज जर्माइनल एपिथेलियम। अब आप देखिए पूरा जो स्ट्रोमा है कनेक्टिव टिश्यू का, इसे कवर कर रहा है ये जो रेड मार्कर में यूज कर रहा हूं, इट रिप्रेजेंट्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम व्हेन कवर्स द एंटायर स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम मेंशन करेंगे एज जर्माइनल एपिथेलियम। तो ओवरी इज अ सॉलिड और कॉम्पैक्ट ऑर्गन consisting of stroma of connective tissue, and this stroma of connective tissue is lined by a layer of cuboidal epithelium called germinal epithelium. तो germinal epithelium को actually cuboidal epithelium का लेयर बोलते हैं। ओके, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जितने भी पार्ट हम लोग कवर करेंगे उसकी लेबलिंग करने के बाद नंबर भी देंगे ताकि उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस समझ में आता रहे कि हम किस सीक्वेंस पे चल रहे हैं। सो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, जर्माइनल एपिथेलियम। ओके, एंड जर्माइनल एपिथेलियम इज आल्सो wrapped by a layer of visceral peritoneum which is made up of flattened cells. Okay, but वो visceral layer है, वो empty layer है, इसलिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ओवरी की आउटरमोस्ट कवरिंग जर्माइनल एपिथेलियम ही है। ये चीज आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि ओवरी की आउटरमोस्ट कवरिंग इज जर्माइनल एपिथेलियम। हालांकि इसके ऊपर भी एक विसरल पेरिटोनियम की लेयर है जिसे फ्लैटेंड सेल्स की लेयर बोला जाता है, बट वो विसरल लेयर है तो वो हम आउटर कवरिंग की फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो अब ये जो स्ट्रोमा है ये तो हमने कवर कर लिया बाय जर्माइनल एपिथेलियम। अब ये स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिवाइडेड है टू कैटेगरी में। ओके, एक है आउटर कैटेगरी और सेकंड है इनर कैटेगरी। और आउटर कैटेगरी को कॉर्टेक्स मेंशन किया गया है, ओके, एंड इनर कैटेगरी को मेड्यूला। तो ये चीज भी आपको समझनी है कि ये जो पूरा स्ट्रोमा है कनेक्टिव टिश्यू का, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द आउटर वन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज मेड्यूला। तो इसमें जो आउटर पोर्शन है, ये जो पूरा आउटर पोर्शन आप देख रहे हो, दिस वन, ये आउटर पोर्शन हो गया कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स को हम लोग नंबर 2 से मेंशन कर रहे हैं क्योंकि जर्माइनल एपिथेलियम के बाद हम लोगों ने पहले स्ट्रोमा का आउटर पोर्शन देख लिया, कॉर्टेक्स, एंड ये जो पूरा इनर पोर्शन है, ये पूरा इनर पोर्शन इट इज नोन एज, मैं यहां इसको मेंशन कर रहा हूं, द थर्ड कंपोनेंट मेड्यूला। तो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब
कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ spindle shaped fibroblast cells and which in turn is wrapped by a layer of dense connective tissue called tunica albuginea। इसका मतलब बहुत ध्यान से आपको समझना है, जो पूरा कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, इस कॉर्टेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉर्टेक्स में स्पिंडल शेप्ड सेल्स है। तो मैं शेप थोड़ा सा एस टाइप का डेवलप कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आए। तो ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स है, मैं इसको यहां पे भी मेंशन कर रहा हूं, इट इज जस्ट लाइक एस शेप्ड सेल्स। तो स्पिंडल शेप्ड सेल्स, और ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स लोकेटेड कहां पे है? इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर पोर्शन, यानी ये जो लोकेशन आप देख रहे हो स्पिंडल शेप्ड सेल का, इट इज टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स। एंड ये स्पिंडल शेप्ड जो सेल्स हैं, these are known as fibroblast। ओके, तो ये जो सेल्स हैं, these cells are fibroblast। तो लेबल नंबर 4 कि कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो स्ट्रोमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड हुआ इनटू आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है स्पिंडल शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट। अब इस फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर भी एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। एंड इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग को मैं सिर्फ 2 को ही मेंशन कर रहा हूं, बस ये समझना है आपको। मैं 2 सेल्स को मेंशन कर रहा हूं ताकि डायग्राम क्लीन रहे और आपको समझ में आए। अदरवाइज ये पूरा इस तरह से कॉर्टेक्स जो है ये फाइब्रोब्लास्ट से ही सराउंडेड है। एंड फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर एक लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो दिस इज द 5th कंपोनेंट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, तो फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैं यहां पे इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि कोई भी डाउट आपको आपके दिमाग में न रहे चीजों को समझने में। तो इट इज लाइंड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया का भी यहां अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक व्हाइटिश कलर टू द ओवरी। एग्जैक्टली ये चीज आपसे नीट में पूछी जाती है कि विच कंपोनेंट गिव्स whitish color to the ovary। तो remember always the tunica albuginea or the dense connective tissue covering of the fibroblast gives characteristic whitish color to the ovary। So it gives characteristic whitish color to the ovary। तो स्ट्रोमा तो हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, फाइब्रोब्लास्ट एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक व्हाइटिश कलर टू द ओवरी। अब बात करेंगे हम लोग मेड्यूला की। तो मेड्यूला में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मेड्यूला में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेवरल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। आप देखो बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, सॉरी यहां नहीं, सिर्फ यहीं तक आपको देखना है। तो मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ओवेरियन फॉलिकल्स। ओके, तो ये जो 6th पार्ट में लेबल कर रहा हूं, ओके, तो दिस इज द 6th लेबलिंग, ओवेरियन फॉलिकल्स। ओके, तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है
तो मेड्यूला में several ovarian follicles are there, okay, and each ovarian follicle, आप किसी भी follicle को देखिए, आप किसी भी follicle को देखिए, तो each ovarian follicle consists of centrally placed oocyte. तो ovarian follicle consists of centrally placed oocyte. ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो शेप ऑफ फॉलिकल्स वरी कर रहा है, एज वेल एज इंटरनली भी आप देखें स्ट्रक्चर वरी कर रहा है. इट मींस कि ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, इट अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis. यानी जब ओवा का फॉर्मेशन होता है, जब ओवा का फॉर्मेशन होगा तो ये फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे. वो चेंजेस कैसे आएंगे इसको भी अभी हम लोग समझेंगे. तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि मेड्यूला में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है. अब इस ओवेरियन फॉलिकल्स को भी समझेंगे हम लोग. एंड इस ओवेरियन फॉलिकल में बिल्कुल सेंट्रल मतलब बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे oocytes प्रेजेंट है. ये जो आप देख रहे हो, दीज आर oocytes. इसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं. दिस इज oocyte. तो हम लोग ने 6th लेबलिंग तक कवर किया था, तो 7th वन इज oocyte. ओके, ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे कि oocyte का लोकेशन क्या है. तो ये सेंट्रली प्लेस्ड oocyte है एंड ओवेरियन फॉलिकल अंडरगोज चेंजेस. ओवेरियन फॉलिकल अंडरगोज degenerative changes during oogenesis. oogenesis फीमेल के गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा. तो अब ये चेंजेस कैसे आएगा, कैसे फॉलिकल्स बदलेंगे, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो पहले हम लोग इस पोर्शन को रब कर लेते हैं ताकि फॉलिकल्स को समझने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए. तो अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, इंटरनली हम लोगों ने oocyte तक समझ लिया, मेड्यूला का ओवेरियन फॉलिकल एंड फॉलिकल के अंदर oocyte. अब वो जो फॉलिकल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, डिजेनरेटिव जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको समझना है. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन स्मॉल सेल्स से, एंड दीज आर द ओगोनियल cells, and ogonial cells are those cells which develops into oocytes. ओके, तो देखें यहां पे कि ओगोनियल सेल्स के ऊपर एक कवरिंग आ गई है. तो ये जो कवरिंग है, एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग है एपिथेलियल सेल्स की, और इसको फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं. एंड दिस फॉलिकुलर सेल्स कवरिंग इंक्लोजेस द oocytes. ओके, ये oocyte प्रेजेंट है यहां पे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फॉलिकुलर सेल से बाइंड है, फॉलिकुलर सेल से बाइंड है. और इस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. तो ये स्टेज हो गई फर्स्ट, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल. ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि oocyte के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, इसे ग्रैनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स. ओके, एंड ये सिंगल लेयर होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल. तो ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल. तो इट्स अ लेबलिंग नंबर 8. ओके,
दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल में होता क्या है कि ये फॉलिकल कवरिंग टूट जाती है और उसके बाद एक फिर से थिक लेयर डेवलप होती है। यहां पे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर प्राइमरी फॉलिकल का ही है, बट बहुत थिक कवरिंग हो गई है। इस थिक कवरिंग को आप इस तरह से समझें, प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा ये प्राइमरी फॉलिकल का ही स्ट्रक्चर है, बट कवरिंग बहुत थिक हो जाएगी। इसे थैका भी मेंशन किया है बहुत सारी रेफरेंस बुक ने। तो ये जो थिक कवरिंग है इसे बोला जाता है मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। ओके, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल विच इज नोन एज मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। तो ये मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा है, मतलब फॉलिकल सेल का, फॉलिकुलर सेल्स का प्रोलिफरेशन हुआ है। यहां पे जब बहुत सारा प्रोलिफरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सिंपली आपको ये चीज ही मेंशन करनी है कि फॉलिकुलर सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स का प्रोलिफरेशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जिससे कि फॉर्मेशन हुआ मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा का, एंड इसमें भी ओसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहां पे, ये 9th लेबलिंग मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। ठीक है, अब क्या होगा, अब मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा के बाद ये थिक कवरिंग जो है ये इससे डिफरेंशिएट हो जाएंगी और उस साइट के ऊपर, मैं इसको सर शो कर रहा हूं, एक प्राइमरी फॉलिकल की तो कवरिंग रहेगी ही। ओके, और ये जो इतनी थिक कवरिंग आप देख रहे हो ये डिफरेंशिएट होके उस साइट के ऊपर एक थिक कवरिंग बनाएगी। तो ये उस साइट प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक थिक कवरिंग बनेगी। ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस कवरिंग है, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ओके, तो दिस कवरिंग इज नोन एज जोना पेलुसिडा। ओके, और जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन होते ही ये स्ट्रक्चर बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने उस साइड पहले ही आपको शो किया था। तो दिस स्ट्रक्चर is represented by tertiary follicle, oh sorry, secondary follicle. It is secondary follicle. Okay, अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बहुत सिंपल सी चीज होगी, मैं फिर इसको एक डायग्राम के थ्रू शो करूं। सेकेंडरी फॉलिकल यानी प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, फिर ग्रैनुलोसा या फॉलिकुलर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ और मल्टीलेयर स्ट्रक्चर बना, मल्टीलेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स या मल्टीलेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, और स्ट्रक्चर बना मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। एंड इसके बाद ये जो बहुत सारी लेयर्स थे इसमें कुछ लेयर डिफरेंशिएट होके एक थिक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस कवरिंग बनाती है उस साइट्स के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के फॉर्मेशन के साथ ही स्ट्रक्चर बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा, अब अगेन एक कवरिंग तो हमारे पास ये रहेगी ही फॉलिकुलर सेल्स की। ओके, और फॉलिकुलर सेल्स को हमें और थिक करना है यहां पे, तो ये स्ट्रक्चर तो रहेगा ही, प्लस इसमें उस साइट भी प्रेजेंट रहेगा, जोना पेलुसिडा की भी कवरिंग प्रेजेंट होगी। ओके, और इसके साथ ही इसमें एक कैविटी बन जाएगा जिस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। तो यहां पे एंट्रम का फॉर्मेशन होते ही ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं डी, इट्स
टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम का होना मस्ट है। तो यहां पे देखिए ये एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 9, सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 10, 9 हम लोग ऑलरेडी इसको मेंशन कर चुके थे, ये स्ट्रक्चर नंबर 10 था। ये है स्ट्रक्चर नंबर 11 एंड इसको भी मैं यहां मेंशन कर रहा हूं एज अ टर्शरी फॉलिकल। ओके, अब टर्शरी फॉलिकल के बाद देखिए चेंजेस सिर्फ इतना आया है कि इस कैविटी के अंदर लिक्विड फिल हुआ है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है मैच्योर फॉलिकल एंड इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल था लेबलिंग नंबर 11 एंड लेबलिंग नंबर 12 इज ग्राफिन फॉलिकल। ओके, ग्राफिन फॉलिकल। तो इस चीज को भी मैं यहां शो कर रहा हूं। टर्शरी फॉलिकल के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको ऐसे समझना है कि इस तरह से फिर आपको लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स शो करना है। ओके, और उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स को थोड़ा थिक करने के बाद यहां हम लोग को शो करना है इसमें oocyte, फिर इसमें ज़ोना पैलोसीडा की कवरिंग। ओके, देन शो करेंगे हम लोग एंट्रम। ओके, एंड एंट्रम में यहां लिक्योर फॉलिकुलाई फिल्ड होगा और ज़ोना पैलोसीडा के ऊपर एक और कवरिंग आ जाएगी जिस कवरिंग को हम बोलते हैं द कवरिंग ऑफ कोरोना रेडिएटा। ओके, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल का विच इज नोन एज ग्राफिन फॉलिकल। तो दिस इज स्टेज ई कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सर डी ग्राफ ने डिस्कवर किया था एंड सर डी ग्राफ ने अपने नाम पे इसे कॉइंड किया ग्राफिन फॉलिकल। तो ग्राफिन फॉलिकल का आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसमें एंट्रम के अंदर लिक्योर फॉलिकुलाई प्रेजेंट होगा। ओके, एंड एक और लेयर बनेगी ज़ोना पैलोसीडा के बाहर। द लेयर इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन हुआ एंड लिक्योर फॉलिकुलाई का फॉर्मेशन हुआ। आप इस तरह से स्टेजेस कवर करते रहेंगे तो ये स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने में। अब ग्राफिन फॉलिकल जब मैच्योर फॉलिकल है तो ये अंडरस्टूड है इसकी रप्चरिंग होगी और oocyte बाहर निकलेगा। तो यहां आप देख रहे हैं ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो रहा है एंड जो चीज रिलीज हो रही है दिस इज ओवा। तो ये हो गया आपका लेबलिंग नंबर 13 एंड ये है आपका ओवम। एंड ये जो रप्चरिंग है इसे रप्चर करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इस रप्चरिंग से ओव्यूलेशन होगा एंड इस ओव्यूलेशन के थ्रू रिलीज होगा ओवम। तो इस स्टेज को भी हम लोग कवर करेंगे। तो सिर्फ एक लेयर ऑफ फॉलिकल शो करेंगे। ओके, एंड इस लेयर ऑफ फॉलिकल के बाद ओके जो चीज बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपका oocyte। एंड एक चीज आपको याद रखनी है, जब oocyte बाहर आता है तो इसके ऊपर ज़ोना पैलोसीडा की भी कवरिंग होगी एंड कोरोना रेडिएटा की भी कवरिंग होगी। उस कवरिंग को सिर्फ स्पर्म हेड, यानी स्पर्म हेड बनाता है गोल्जी बॉडी मतलब एक्रोसोम, सिर्फ वो ही पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये आपको कवर करना है कि oocyte के ऊपर यहां आप ज़ोना पैलोसीडा मेंशन करोगे। ओके, एंड इसके ऊपर कोरोना रेडिएटा भी मेंशन करोगे। तो ये कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पैलोसीडा, और यहां हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर कवर कर लिया है। एफ मतलब मैं ए बी सी डी ई एंड एफ तक पहुंचा हूं एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस हियर। अब इंपॉर्टेंस क्या है, जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा
तो रप्चर होने के बाद ये देखिए ओवा तो बाहर आ गया, बट जो रेमिनेंट्स बचा है, ये जो रेमिनेंट्स बचा है, जो रेजिड्यू बचा है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक येलोइश कॉनिकल मास में। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं मेंशन कर रहा हूं, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। बट यहां पे देखिए ये छोटा है साइज में, ये बड़ा है, इट मीन्स कि ये यंग कॉर्पस ल्यूटियम है, यंग कॉर्पस ल्यूटियम। और ये आपका मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम है। तो ये लेबलिंग नंबर 14 थी, यंग कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। एंड ये आपका मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, तो इट्स लेबलिंग नंबर 15, कॉर्पस ल्यूटियम। और इसी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन। एंड जो डिजेनरेटिव पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम का, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। सो दिस इज द लास्ट लेबलिंग, कॉर्पस albicans. Okay, so this is all about the entire internal structure of ovary. आप internally इस stages को इस फॉर्म में समझेंगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझना और अपने आंसर को जस्टिफाई करना। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो पे इस बार सीरीज अचीवर में 100 लाइक्स का टारगेट फिक्स करता हूं। और बहुत सी वीडियोस में आपका बहुत सारा प्यार मिला। सो सीरीज की कंटिन्यूटी के लिए आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, वीडियोस को लाइक करते रहें एंड ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। सो थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.